नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूँ आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज फिर से एक बड़ी खबर। मैंने आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट सब्जेक्ट तो शुरू कर ही दिया है, इकोनॉमी पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। अगले सब्जेक्ट पे भी हम साथ ही चल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था इस बार मैं 2 सब्जेक्ट्स एक साथ कराऊँगा। तो रूरल मार्केटिंग यानी ग्रामीण विपणन की ये पहली क्लास रहने वाली है दोस्तों। यकीन मानिए एचएसएससी एग्जाम क्रैकर आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाला है। आप जिस लेवल पे तैयारी में बैठे हैं उससे 20-25 नंबर ऊपर अगर हम आपको ना लेके जाएं तो हमारी गारंटी है। ठीक है? चलिए, आज रूरल मार्केटिंग की क्लास रहने वाली है, ये पहली क्लास रहने वाली है। ग्रुप नंबर 56 और 57 दोनों में ही ये क्लास बहुत लाभकारी रहने वाली है क्योंकि रूरल मार्केटिंग दोनों के ही सिलेबस में है। किसी और ग्रुप के सिलेबस में भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन इन दोनों में तो कंफर्म है। और रही बात वो एक बिग अनाउंसमेंट की, तो वो अब तक एक राज है। कल आपको वो अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। चलिए, आज शुरुआत करते हैं। रूरल मार्केटिंग यानी ग्रामीण विपणन, ठीक है? इसकी बात कर रहे हैं हम, रूरल मार्केटिंग ग्रामीण विपणन, क्लास नंबर 1। ये शुरुआत कर लेते हैं। चलिए जी। जैसे कि आप अगर सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में सबसे पहले हमें पूछा गया है मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। पहला ही टॉपिक ये है। तो हम शुरुआत भी यहीं से कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। हम इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेबस के ऊपर रहेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको कहीं पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है? मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, लेकिन ऐसी क्लासेस आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेगी, ठीक है? कोई कहता है ना कि हमने ये करा दिया, वो करा दिया, तो आप कहीं पे भी कैसा भी कंपेयर कर लीजिए किसी से भी, अगर आपको ऐसी क्लासेस कहीं मिलती हैं तो। हरियाणा के किसी भी चैनल पे अगर आपको ये क्लासेस मिल जाए, तो मुझे बता दीजिएगा या मुझे भी लिंक सेंड कर दीजिएगा, मैं भी वहीं से देख लूँगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन का अर्थ और परिभाषा। तो जो स्टार्टिंग अगर हम इसकी करें, इसके मीनिंग की बात करते हैं कि ग्रामीण विपणन का अर्थ क्या होता है। अगर इसकी बात करें तो ये जो टर्म है रूरल मार्केटिंग, एक्चुअली में ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ग्रामीण विपणन जो शब्द है वो एक छत्र शब्द है। छत्र, ये मतलब अम्ब्रेला तो छाता होता है, छाता से छत्र कैसे बन गया? छत्र शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक, हम कह देते हैं कि कोई एक स्कीम है, वो अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब ये नहीं है कि वो छाता स्कीम है या छत्र स्कीम। छत्र स्कीम उसका नाम है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई एक स्कीम है और उसके साथ में बहुत सारी स्कीम्स जुड़ी हुई हैं। कोई ए, बी, सी, डी, ये 4-5 स्कीम्स या उससे भी ज़्यादा स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वही बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कैसे जो शब्द है रूरल मार्केटिंग वो एक अम्ब्रेला टर्म है, एक छत्र शब्द है, ठीक है? इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जिसमें ज़्यादातर वो चीज़ें आती हैं जो रूरल पीपल्स के साथ डील करते हैं इन वन वे और अदर, या किसी रूप में, किसी एक रूप में या किसी न किसी रूप में ग्रामीण लोगों के साथ व्यवहार के साथ जुड़े हुए हैं। उसे क्या कहते हैं? हम रूरल मार्केटिंग कहते हैं। इस शब्द की, जो रूरल मार्केटिंग या ग्रामीण विपणन, इस शब्द की अगर हम बात करें, तो ये शब्द कुछ ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। 1990 के बाद 1990 के बाद अगर आर्थिक तौर पे इसकी बात करें पुनः मूल्यांकन के हिसाब से, तो इस शब्द को अलग-अलग अर्थ मिले, अलग-अलग महत्व मिले। पहले इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी 1990 से पहले, क्योंकि अगर हम रूरल मार्केटिंग की बात करते हैं, रूरल मार्केट्स की बात करते हैं, तो इन्होंने अपनी क्षमता दिखाना या अपना पोटेंशियल दिखाना 1960 के दशक में शुरू किया था। 1960 के दशक में इसने पहली बार अपनी क्षमता दिखाई।
किसने? ग्रामीण विपणन ने या फिर रूरल मार्केटिंग ने। और 70 और 80 के दशक में इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट देखी गई, प्रोग्रेस देखी गई, निरंतर विकास देखा गया। इस बात से हम कह सकते हैं कि संतुष्ट है कि 1960 में जब इसकी शुरुआत होती है, 1960 के दशक में, तो 70-80 में इसकी डेवलपमेंट हुई, 90 में और बढ़ा, और अब जाके 21वीं सदी में हम इसको देखें तो ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ा सेक्टर बन चुका है। इतना बड़ा सेक्टर जो बहुत ही प्रस्फुटित है, यानी ब्लॉसमिंग है। ब्लॉसमिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत फल फूल चुका है। इसको हम 3 चरण में पढ़ेंगे। रूरल मार्केटिंग के अगर इतिहास के बारे में हम जानना चाहें कि कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, कब क्या होता था, तो इसको 3 टाइप में पढ़ेंगे। एक पहला टाइप आपके सामने है 1960 से पहले, 1960 से पहले, बिफोर 1960, यानी 1960 से पहले रूरल जो मार्केट्स थी उनका क्या हाल था। उसके बाद दूसरे में लेंगे हम 1960 से लेकर 1990 तक का टाइम, ये 30 सालों का टाइम, इस समय जब डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, कैसे हुई, क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई, और 1990 के बाद से लेकर आज तक, से लेकर आज तक क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, इस पैटर्न को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1990 से पहले क्या था और क्या चीज हुई। चलिए शुरुआत करते हैं रूरल मार्केटिंग पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे 1960 से पहले क्या था। 1960 से पहले अगर बात करें तो रूरल मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट्स है, जो रूरल मार्केट्स के अंदर ग्रामीण विपणन, ग्रामीण लोगों के लिए या फिर शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण उत्पादों का जो उत्पाद जो बेचे जाते थे, वो ज्यादातर कैसे होते थे? कृषि आदान होते थे, कृषि आदान यानी फिर एग्रीकल्चर इनपुट्स होते थे। केवल और केवल हमारा जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था। 1960 से पहले हम केवल और केवल एग्रीकल्चर को फोकस करते थे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उत्पाद केवल वही बेचे जाने हैं। तो इसको उस समय के हिसाब से 1960 के हिसाब से हम एक और सिनोनियम, एक वर्ड दे सकते हैं, पर्यायवाची एक बता सकते हैं, कृषि विपणन या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग की जगह इसका नाम बदल के हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कह सकते हैं अगर 1960 के से पहले वाले टाइम को हम देखें। लेकिन आगे चलते हैं, जैसे जैसे आगे चले, क्योंकि उस समय का तो क्या था, उस आगे आगे चल के हमने बहुत सी डेवलपमेंट की, इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा वाइडली पढ़ा गया, समझा गया। लेकिन उस समय तक इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा गया था। तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स थे उस समय क्या थे? कपास हो गया, तिलहन, गन्ना जैसे और भी बहुत सारे कृषि जो उत्पाद थे उनको सेंट्रल माना जाता था, केंद्रीय स्थान पर रहते थे ये। ठीक है, सेंट्रल प्लेस पे किसको माना जाता था? कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर केन, इन सबको एग्रीकल्चर इनपुट की तरफ ऐसे माना जाता था कि यही चीजें सप्लाई करनी है, इनके बीज वगैरह सप्लाई कर दिए। तो कुल मिला के 1960 से पहले सब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड था। क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड था, कृषि बेस्ड था। ठीक है। फिर सप्लाई चेन एक्टिविटीज आई धीरे धीरे। सप्लाई चेन एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जो भी एक कह लो गतिविधियां थी, जो भी चीजें थी, एग्रीकल्चर फर्म्स थे, उनको एग्रीकल्चर का सामान सप्लाई करना, और साथ साथ में अन्य चीजों को जोड़ना। अन्य चीजों को उस समय किसको जोड़ा गया? आर्टिशियंस को, कारीगरों को जोड़ा गया। ठीक है। कृषि से रिलेटेड जो चीजें थी, एग्रीकल्चर वाली जो चीजें थी उनको तो प्राइमरी रखा, प्राथमिक तौर पे। लेकिन साथ साथ में आर्टिशियंस, आर्टिशियंस यानी कारीगर्स, आर्टिशियंस यानी कि कारीगर्स, आर्टिशियंस यानी कि कारीगरों को जोड़ा गया साथ में। और कारीगरों को साथ मिला के एक सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला तैयार की गई। लेकिन आर्टिशियंस को कहाँ रखा? सेकेंडरी लेवल पे, द्वितीयक लेवल पे रखा, सेकेंडरी अटेंशन पे रखा। अभी तक जो प्राइमरी लेवल की बातें कर रहे थे,
प्राइमरी पे अभी भी एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1960 से पहले पहले की। 1960 से पहले पहले के लोकल प्रोडक्ट्स क्या होते थे उस समय, लोकल मार्केटिंग करते हैं तो बांस की टोकरी हो गई, रस्सियां यानी रोप्स, ठीक है, बम्बू बास्केट, रोप्स, खिड़की दरवाजे के चौखट चौखट जंगले जो लगते हैं ना अपने, वो वाले विंडो एंड डोर्स फ्रेम, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय उत्पादों के कुछ लोग जुड़े होते थे, एग्रीकल्चर टूल्स मिलते थे, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो स्थानीय विपणन, लोहार, बढ़ई, मोची, बर्तन बनाने वाले, ऐसे छोटे मोटे विक्रेता विक्रेता देखे जाते थे। ये दिल्ली मुंबई जैसे शहर में आज भी गांव वालों को, या मान लो दिल्ली वाले तो हरियाणा वालों को आज भी ये सोचते हैं कि ये तो बांस की टोकरियां ही बनाते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अच्छी तरह पता ही है, ठीक है। चलिए, अब जो कृषि उपकरण उस समय इस्तेमाल किए जाते थे उनके ऊपर जोर दिया गया, और यह मार्केट एक पूरा असंगठित बाजार था। ये जो सिस्टम था ना कि बम्बू से बनी हुई बास्केट, यानी जो बांस से बनी हुई टोकरियां, रस्सी और चौखट जंगले, ये सब जो बनाए जाते थे, ये क्या है, ये सारी के सारे जो पुरानी चीजें ना, पुरानी चीजें थी, उनके हिसाब से चल रही थी, वैसी चल रही थी। और ये बाजार काफी असंगठित था, मतलब अलग अलग खिंडा हुआ था, एक एक जगह इकट्ठा नहीं था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर था ये, और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी। आज भी काफी हद तक गांव में हम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ही देखते हैं। बानिए जो होते थे और महाजन, जिन्हें बानिया और महाजन कहा जाता था, लोकल बिजनेसमैन पीपल कहलाते थे, ठीक है। स्थायी व्यवसायी जो होते थे, इनका प्रभुत्व होता था, ये डोमिनेट करते थे इस मार्केट के। यानी उस समय क्या कहते थे कि अगर पुरानी जैसे मूवीज हैं 1980s 90s की, अगर आप पुरानी अनिल कपूर की, मिथुन चक्रवर्ती वाली जो पुरानी फिल्में अगर देखो, तो उनमें क्या कहेंगे कि मान लो कोई घर में कोई राशन खत्म हो गया, तो जाओ बानिए की दुकान से ले आओ, ठीक है। बोलते हैं ना भाई, जाओ बानिए की दुकान से लाओ, ले आओ। वो महाजन, वो मिस्टर इंडिया मूवी में है, बोला कि महाजन ने राशन देने से मना कर दिया। तो ये क्या है, उस समय का एक स्थिति दिखा रहे हैं कि उस समय बानिए थे, महाजन थे, ये मार्केट में डोमिनेट करते थे, ये पूरी मार्केट इन्हीं की होती है। फिर समय आया 1960 से लेकर 1990 तक का, जिसे भाग 2 में हमने रखा। इस समय ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला, यानी हरित क्रांति देखने को मिली। वैज्ञानिक खेती के नए नए परिणाम सामने आए, ठीक है। कई गरीब किसान समृद्ध व्यापारी बन गए, कई गरीब का किसान समृद्ध व्यापारी बने, व्यापारिक केंद्रों के अंदर उनकी, मतलब कह लो कि स्थानांतरित हुए वो, और काफी प्रॉस्पेरस बिजनेस सेंटर देखे गए, बहुत सारे प्रॉस्पेरस बिजनेस सेंटर देखे गए इस समय। क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस समय मेन फोकस किस पे किया गया था हमारा, व्हीट एंड पैडीज पे, गेहूं पे और धान पे। गेहूं और धान के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया कि हमारे 3 स्टेट्स तो मैं सीधे सीधे गिना सकता हूँ, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एक चलो राजस्थान भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसने थोड़ा बहुत फायदा तो इसका उठाया है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का। पूरे राजस्थान ने नहीं, लेकिन कुछ हिस्से ने, जैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट्स ने काफी इसका फायदा उठाया है। तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ये ऐसे स्टेट्स थे इन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। नॉर्मल किसानों ने भी अपना प्रोडक्शन लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। अब जो किसान थे उन्हें बेहतर सिंचाई की सुविधाओं के साधन मिले, मृदा परीक्षण करने वाले, यानी सॉइल टेस्टिंग के नतीजे मिले कि सॉइल देख लो, पहले चेक ही कर लो कि सॉइल में कुछ उग सकता है नहीं उग सकता, ये पहले बताया गया। उसके बाद हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, और पाउडर टिलर पाउडर टिलर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सब कह लो कि मशीनरीज के प्रयोग किए, जिससे एक कह लो पूरा परिदृश्य ही बदल गया, पूरी इमेज ही बदल गई। 1960 के बाद जब हरित क्रांति आई ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ये जो पिक्चर थी ना ओल्ड विलेज
की जो पिक्चर थी ये पूरी तरह चेंज हो गई। ये पूरी तरह चेंज हो गई। अब गांव वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। गांव ने डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है। और यहाँ बात आई है ग्रीन रेवोल्यूशन से, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से आपके अभी दो सवाल बन सकते हैं। पहला, विश्व में विश्व में किसको बोला जाता है, जो हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? तो वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन। और भारत में किसको बोला जाता है? भारत में बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, ये दो नाम हैं जिनको जनक के रूप में माना जाता है विश्व में, वर्गीस कुरियन को, और भारत में एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, तो इस चीज से भी आप एक आधे क्वेश्चन यहां से भी निकल सकता है इससे। बाकी ये आम जीके के क्वेश्चंस हैं, आप लोग पहले से ही रट के बैठे होंगे। ठीक है, जहाँ समस्या आ रही है नए सब्जेक्ट्स में वो हम आपको करा रहे हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो जितना हो सके चैनल को भी शेयर करके सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आगे समझते हैं इस कंटेक्स्ट में कि अब जो परिदृश्य बदल चुका है। अगर इसी कंटेक्स्ट में हम एग्रीकल्चर को पढ़ें तो एग्रीकल्चर यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस समय। ठीक है, गतिविधियों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं रूरल मार्केट्स के अंदर वो दो हिस्सों में बट रहे हैं। एक तो जो मार्केटिंग का पीरियड आया है, ड्यूरिंग दिस मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स यानी कृषि आदानों का जो विपणन है उनको, उनका विपणन किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है। और साथ ही में दूसरी तरफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जो पुराने तरीके से एग्रीकल्चर की मार्केट कर रहे हैं। पुराने तरीके से यानी जो वाणिया बैठे हैं, महाजन बैठे हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं, और साथ साथ में नए एग्रीकल्चर इनपुट्स की प्रोडक्शन चल रही है, उनकी मार्केटिंग चल रही है। ठीक है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट, इसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, अलग अलग कमीशन बनती है। जैसे एक KVIC है, खादी विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, जिसे ग्राम उद्योग, खादी और ग्राम उद्योग आयोग बोला गया। उसके बाद गिरिजन सहकारी समितियां, यानी गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपको फैब्रिक्स, आपको फैब एपसी ये APCO या आपको फैब्रिक। उसके बाद इफ्को बना, क्रिप्को बना, इफ्को, क्रिप्को जैसी मतलब बहुत सारी एजेंसियों का गठन किया, जिनका गठन किसने किया? सरकार ने किया। क्योंकि अब सरकार भी यहाँ पे इस लेवल पे समझ चुकी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे 5 ईयर प्लान्स देखें ना, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं, तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही हमारा जो फोकस था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे था। बाद में हमारा शिफ्ट चेंज हुआ, लेकिन एक समय फिर से ऐसा आया जब सरकार को लगा कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जरूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलप करने की जरूरत है, तो उन्हें इतनी सारी एजेंसीज खोल दी। और इसका रिजल्ट ये निकला कि सरकार द्वारा दिए गए विशेष ध्यान की वजह से एक जबरदस्त उछाल आया, एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला मार्केटिंग के अंदर। ग्रामीण जो प्रोडक्ट्स थे उनके अंदर बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला। विलेज की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ग्रामीण उद्योग थे, वो बहुत ही ज्यादा फले फूले, फ्लरिश्ड हुए। और हस्तशिल्प, इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो आर्टिशियंस बना रहे थे हस्तशिल्प, हैंडलूम टेक्सटाइल, हाथ से बने हुए वस्त्र, साबुन, माचिस, पटाखे आदि के मतलब छोटे छोटे उद्योग लगने शुरू हो गए। एक तो टाइम था कि सब, अब 1960 से पहले के टाइम की बात करें तो वो एक ऐसा टाइम था जब हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर, और कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे वो बात आ गई है कि एग्रीकल्चर पे तो है ही, एग्रीकल्चर पे तो फोकस है ही, साथ साथ में इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई हैं छोटी छोटी गांव के अंदर। फिर हम पहुंचते हैं थर्ड लेवल पे। इसके बाद हम आए तीसरे लेवल पे जिसे कहते हैं आफ्टर 1990s। आफ्टर 1990s क्यों? अब एक छोटे से गांव की अगर हम बात करें तो पहले गांव में सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, जो आर्टिशियंस थे,
या कारीगर थे जो हर शिल्प वगैरह बना रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, उनको सेकेंडरी लेवल पे काउंट करते थे, एग्रीकल्चर को प्राइमरी लेवल पे। अब फिर वो दोनों बराबर आए। अब दोनों बराबर आए तो कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिली। अब 1990 के दशक का समय आ गया, 1990 के बाद, ठीक है, और 1990s के मध्य 1995 के बाद असली डेवलपमेंट शुरू हुई थी। अगर ओरिजिनली बात करें तो 1995 के बाद एक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुई है, और 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में, आज के समय 2023 में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है, आपको भी पता है। ठीक है, पहले दो चरणों में के दौरान जिन उत्पादों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, वो क्या थे? ऐसे उत्पाद भी थे अभी तक जिनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। वो कौन से थे? वो थे मार्केटिंग ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स। ठीक है, यानी ग्रामीण बाजारों में घरेलू उपभोग सामग्रियां, घरेलू उपभोग सामग्रियां, इनके ऊपर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, साथ में जो ड्यूरेबल आइटम्स हैं, जो टिकाऊ चीजें हैं, टिकाऊ वस्तुएं, उनके ऊपर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी अभी तक हम बात किसी कर रहे हैं बाहर बाजार बाजार की। अब ग्राम गांव में जो बसते हैं वो भी तो लोग हैं, उनको भी घर में किसी चीज की जरूरत पड़ती होगी, घरेलू कोई चीज चाहिए होगी, कोई लंबे समय तक टिकने वाला प्रोडक्ट वो भी लेके आते होंगे घर में। यानी कुछ ना कुछ जो लोग अगर कहीं रहेंगे तो वो प्रोडक्ट्स तो रखे यूज करेंगे। जैसे सिंपल है, घर में सोएंगे तो खाट, चारपाई, बिस्तरे कुछ तो रखेंगे। बिस्तरे अगर पुराने चारपाई वगैरह होगी तो बेड लेके जाएंगे। अब वो भी तो बेड पे सोएंगे क्या? सारी जिंदगी चटाई बिछा के सोते रहेंगे? तो एक एडवांस लेवल आया 1990s के बाद में, मेरा कहने का मतलब ये था। और मार्केटिंग हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमेबल्स हैं, ड्यूरेबल्स हैं, वो पूरी तरह से चेंज होने शुरू हो गए। अब एक देश में ऐसी स्थिति आई, आर्थिक दशा, देखो देश की आर्थिक स्थिति 1990 के दशक में भी अच्छी नहीं थी। आपको याद होगा 1991 में अगर आपने पढ़ा हो तो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये जो तीन प्रोडक्ट्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसको लाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिसके बाद सर्विस सेक्टर ने जन्म लिया। ठीक है, ये सारी चीजें 1990 के दशक में ही हुई। जितने भी मार्केटर्स थे उन्होंने देखा कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे, आर्टिशंस पे, मार्केट मार्केट में सामान बिक रहा है, बेच रहे हैं, उन पे फोकस करने की बजाय, ये भी तो वही बात है, ये भी तो ग्राहक है। लेकिन देश की ऐसी आर्थिक हालत नहीं थी, देश ऐसी स्थिति में नहीं था कि ऐसी सारी चीजें, प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद सके, या काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट पोजीशन में ऐसा नहीं है कि कंट्री के लोग इन सब चीजों को अफोर्ड कर सके। दूसरा, हमारे बाजार में एक कमी थी, हम करीबी आकार के थे, करीबी यानी क्लोज्ड मार्केट, क्लोज शेप के थे हम, बंद आकार के। अब करीबी कह लो या फिर बंद कह लो, बंद आकार के थे, क्लोज शेप के कैसे थे कि हमने हमारी इकोनॉमी को क्लोज किया हुआ। ठीक है, हम किसी भी विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि देखो, 200 साल की एक गुलामी के बाद 1947 में भारत आजाद होता है, और 1947 में आजादी के बाद भारत की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो एकदम से बहुत ज्यादा अमीर हालत में भारत को छोड़ के गए, बहुत ज्यादा पैसा भारत के लिए छोड़ के गए थे अंग्रेज, ऐसा नहीं था। और ऐसी गरीब स्थिति से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर्स थे उनको ये भी डर था कि हम कहीं क्लोज वापस से विदेशी कंपनियों को भारत में आने दें, वो कहीं हमें फिर से गुलाम ना बना लें। क्योंकि पहले भी तो ऐसे ही हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, वो आई तो व्यापार करने ही थी, बाद में शासक बन के बैठ गई। तो यही डर रहा इंडिया के मन में 1990 तक। और 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद हमने दूसरी कंपनीज के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोले। नहीं तो पहले विदेशी कंपनियों को हम आने ही नहीं देते थे। ठीक है, हमारी पहले की नीतियों को हमने हटाया इसी समय, और अर्थव्यवस्था को खोला।
परिणाम स्वरूप भारत की जो कंपनियां थी वो फलने फूलने लगी। भारत में जो कंपनीज थी वो बढ़ गई, फलने फूलने लगी। 1990 के दशक में उद्योग क्षेत्र में बहुत ही मजबूती आई। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ी 90s 90 में। और कह लो उस समय मैच्योरिटी आई। मैच्योरिटी को क्या बोलते हैं? परिवक्ता, परिपक्वता, पता नहीं क्या है इसकी थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। परिपक्वता, मैच्योरिटी ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो। तो मैच्योरिटी लेवल आया इसका, और उसके बाद एक नया क्षेत्र उभरता है। एक बिल्कुल नया क्षेत्र उभरा, सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र। एक नया सेक्टर उभर के आया जो कृषि समाज के उद्योगों समाज में परिवर्तन को दर्शाता है। इस समय भी एक नया सर्विस सेक्टर उभर उभर के आया, सेवा क्षेत्र, जिसकी वजह से भी जो रूरल मार्केटिंग है उसके अंदर काफी चेंजेस देखने को मिले। एग्रीकल्चर सोसाइटी में काफी चेंजेस देखने को मिले कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज अब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बन रही हैं। इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, और भी जितने भी सेवा संगठन हैं, ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा कुछ उद्योगपति जैसे मफतलाल, टाटा, बिड़ला, गोयनका जैसे अन्य बहुत से लोगों ने सामाजिक रूप से जिम्मेदारी उठाई और व्यावसायिक समूहों को करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और विटनेस बने ये हर ऑल राउंड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, यानी ग्रामीण लेवल पे सर्वगणित सामाजिक और आर्थिक प्रगति देखी गई। इन सब ने मिलके इतना प्रयास किया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन सब ने मिलके इतना प्रोग्रेस किया और भारत के लोगों को इतना जागरूक करने की कोशिश की, जिससे बहुत ही ज्यादा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली। ठीक है, और रूरल मार्केटिंग को एक एज एन सब्जेक्ट की तरह जब हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने रूरल मार्केटिंग को, ग्रामीण विपणन को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया। अब ग्रामीण विपणन लोगों को, परिवारों को, ग्रामीण लोगों के व्यवसायों की जरूरत और चाहतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। यानी जो ग्रामीण विपणन का अब मेन बेसिक काम क्या हो गया है कि लोग, वो जो ग्रामीण गांव में लोग रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं, उनके व्यवसायों की क्या जरूरत है, उनके उनकी क्या चाहत है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स टर्म पे बात करें तो कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से। अब ग्रामीण बाजारों को आकर्षित करने और उनकी सेवा करने की उभरती हुई विशिष्ट गतिविधि का प्रतिनिधित्व हुआ। यानी बहुत सी चीजें, नीड्स एंड वांट्स ऑफ पर्सन, हाउस होल्ड, ऑक्यूपेशन, रूरल पीपल्स के काफी डेवलप किए गए इस समय। और इन सभी का कंक्लूड करके, इन सभी को कंक्लूड करके अगर हम एक डेफिनेशन बनाए कि रूरल मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो रूरल मार्केटिंग की डेफिनेशन ये हो जाएगी, जो रेड कलर में आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, रूरल मार्केट्स कैन बी सीन एज फंक्शन। ये एक फंक्शन की तरह है, विच मैनेज, जो मैनेज करता है ऑल दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स इन असेसनिंग, वो सभी तरह की चीजों को एसेसन करना, इकट्ठा करना, स्टिमुलेट, बढ़ाना, और कन्वर्ट करता है लोगों की परचेजिंग पावर को इफेक्टिव डिमांड में, जिससे प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विस को मूव किया जा सके, मूव देम टू द पीपल इन द रूरल एरियाज, ताकि लोगों के पास वो चीजें पहुंचाई जा सके जिनकी उनको जरूरत है, ताकि वो भी सेटिस्फेक्शन ले सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकें, और अपने नियर बाई जो उनके मन में जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, और या ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में डेवलप हो सके। या हिंदी में कहें तो ग्रामीण विपणन को एक ऐसे कार्य के रूप में देखा जा सकता है जो विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए क्रय शक्ति को एक प्रभावी ढंग में में सक्षम है। यानी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो परचेजिंग पावर है, लोगों की परचेजिंग पावर, यानी लोगों के पास जो पैसा होता है जिससे वो सामान खरीदते हैं, तो उनका सामान खरीदने की जो शक्ति होती है उसे क्रय शक्ति कहते हैं, परचेजिंग पावर। तो उसे एक डिमांड में चेंज करना, उसे चेंज करना कि डिमांड में, कि लोग क्या वस्तु खरीदना पसंद करेंगे।
या क्या चीजें खरीदना चाहेंगे, उसको पहचानना, उसका मूल्यांकन करना, उसको उत्तेजित करना, बढ़ाना या फिर परिवर्तित करना, जिससे सभी प्रकार की गतिविधियों का प्रबंधन किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक संतुष्टि प्रदान की जाए। उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए लिए जाने वाला इस तरह के संगठनों का लक्ष्य प्राप्त करना, ये सब क्या कहलाता है? रूरल मार्केटिंग। ठीक है? तो ये एक क्लोज डेफिनेशन हो गई है कि हम कैसे उत्पादों को पहचान रहे हैं, उन्हें बढ़ा रहे हैं। ठीक है? उत्पादों की डिमांड को पहचानना कि क्या-क्या चाहिए, उसे इंक्रीज़ करना, लोगों को संतुष्ट करना, उनके जीवन के लेवल को ऊपर बढ़ाना और साथ-साथ में इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, संगठन है, उसको डेवलप करना और सब कुछ मिला के लोगों की परचेज़िंग पावर को अपनी डिमांड के हिसाब से चेंज करना। ये रूरल मार्केटिंग, ठीक है? इतना डीपली मेरे हिसाब से अब तक तो किसी ने नहीं बताया। आपको अब तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिला होगा, मे बी पेड कोर्सेज़ में भी इतना डिटेल में नहीं मिला होगा। ठीक है? चलिए, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रूरल मार्केट की? बाजार, ग्रामीण बाजार की प्रकृति और विशेषताएँ क्या है? तकनीकी सुधार की तीव्र गति और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि के साथ अधिक और बेहतर वस्तुओं और सेवाओं में अधिक लगातार मांग हो रही है। अब डिमांड बढ़ रही है। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कहते हैं कि अब उनकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही है, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। जब भारत में उदारीकरण आया, लिबरलाइजेशन आया, हमने हमारी इकोनॉमी को वैश्वीकरण किया, ग्लोबलाइजेशन किया, तो उस समय वस्तु और सेवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसार देखने को मिला, बड़े पैमाने पर वितरण का अतिरिक्त लाभ दिया गया लोगों को, बहुत ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज़ में काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसको ध्यान में रखते हुए हम यह भी सवाल उठा सकते हैं कि क्या जो मार्केटर्स हैं या क्या जो मार्केटर्स हैं उनको सिर्फ कंसंट्रेट करना चाहिए या सिर्फ ध्यान देना चाहिए कहाँ पे? सिर्फ ध्यान देना चाहिए या उनको कंसंट्रेट करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप पे? यानी क्या उनको बड़े उद्योग क्षेत्रों में, महानगरों में, जिलों में, मुख्यालयों में यहीं पे कंसंट्रेट करना चाहिए? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? ये रहा, क्योंकि रूरल इंडिया इज़ द रियल इंडिया। ठीक है? ग्रामीण भारत ही वास्तविक भारत है। क्यों? क्योंकि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो आज भी गाँव में रहती है। 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो आज भी गाँव में है। ठीक है? नंबर ऑफ पीपल्स, लोगों के संख्या के संदर्भ में भारतीय ग्रामीण बाजार, संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर हम बात करें तो इंडियन रूरल मार्केट्स, अकेली रूरल मार्केट्स, अर्बन मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रामीण बाजारों की बात कर रहा हूँ। वो अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जैसी, यूएसएसआर, अब तो चलो ये रशिया हो गया है, ठीक है? अब ये रशिया हो गया है, लेकिन यूएसएसआर कब की बात कर रहा हूँ जब यूएसएसआर कई सारे देशों को मिला के एक देश बना हुआ था, यूएसएसआर तब का। तब उस समय यहाँ जो मार्केट थी, उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट या उससे भी ज़्यादा कह लो कि बड़ा आकार किसका है? इंडिया के रूरल मार्केट्स का है, ठीक है? एग्रीकल्चर इन लोगों की मेन मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एग्रीकल्चर है। इनकम जो होती है सीजनल है, नेचर में मौसमी प्रकृति की है, उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी फसल खराब हो जाए, कभी कुछ हो जाए, ऐसा नॉर्मली देखा जाता है क्योंकि ये फसल उत्पादन पर निर्भर करता है कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसा होगा, इस पे इनकम डिपेंड करती है। ठीक है? हालांकि बड़े जो ग्रामीण बाजार है वो, हमारे इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है इसका, लेकिन स्कैटर्ड है, ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है, भौगोलिक दृष्टि से बिखरा हुआ है। क्योंकि सारे गाँव एक जगह नहीं होते ना, एक किसी गाँव में छोटी मार्केट है, दूसरी एक और मार्केट है, दूसरे गाँव में है, फिर तीसरे गाँव में है। मार्केट बहुत बड़ा है लेकिन बिखरा हुआ है और हर जगह आपको लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के साथ-साथ। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या होता है? आर्थिक असमानताओं के साथ-साथ
भाषा के आधार पे, धार्मिक आधार पे, सांस्कृतिक विविधता के आधार पे काफी चीजें बटी हुई। रूरल मार्केट्स अभी तक अविकसित हैं क्योंकि इन्हें इसे बनाने वाले लोगों के पास अभी भी पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं है। रूरल मार्केट्स, इंडिया की रूरल मार्केट्स अभी भी अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुंची हैं। ये भी अभी भी अंडर डेवलप है। ठीक है, काफी हद तक अगर बात करें, क्योंकि परचेजिंग पावर अभी तक एडिक्वेट नहीं है इनकी, काफी हद तक जो कृषि प्रधान है वो जीवन स्तर उनका काफी खराब है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है बहुत लो है, प्रति व्यक्ति आय या प्रति पूंजी आय बहुत कम है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो काफी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, जो कृषि क्षेत्र से अभी भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग टाइम पे रीजनल रेफरेंसेस पे व्यवहारिक विशेषताओं के साथ अलग अलग विविध क्षेत्र प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। अलग अलग बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को उनको समझा गया है कि कैसे रीजनल प्रेफरेंस अलग अलग है, हर क्षेत्र की डिमांड अलग है। ठीक है, हर क्षेत्र की डिमांड अलग है। अगर हरियाणा में किसी चीज की डिमांड है तो पंजाब में किसी और चीज की डिमांड मिले, गुजरात में किसी और चीज की डिमांड मिले, महाराष्ट्र में किसी और चीज की डिमांड मिले। तो कहने का मतलब एरिया वाइज डिमांड भी अलग अलग हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल मार्केटिंग या ग्रामीण विपणन में प्रक्रिया के साथ साथ जो ये एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। रूरल मार्केटिंग एक कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? अब कैटलिस्ट अगर वर्ड को मैं आपको समझाऊं तो कैटलिस्ट वर्ड देखो, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, यानी उसकी गति को बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए या फिर गति को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन की गति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कैटलिस्ट ऐड करते हैं। तो वहीं पे रूरल मार्केटिंग भी, जो ये प्रोसेस चल रही है ना, रूरल गांव के जो मार्केट्स की, बाजारों की डेवलपमेंट की जो प्रोसेस चल रही है, उसमें ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। जो चीज कई सालों में डेवलप होती उसको बहुत जल्दी डेवलप करने का काम कर रहा है रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन। तो एक तरह से ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है और इसकी वजह से काफी अच्छे आउटकम्स देखने को मिले। ठीक है, परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिले इसके। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की शुरुआत हुई और प्रबंधन के हिसाब से ग्रामीण विपणन प्रक्रिया का मूल है। यह इस प्रक्रिया में लाभकारी और लाभार्थी दोनों बन गए। यानी अगर हम इनिशिएट करें, मैनेजमेंट करें और सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस देखें ना रूरल सेक्टर के अंदर, तो लोग जो हैं यहाँ पे बेनिफैक्टर भी बने हैं, यानी लाभकारी व्यक्ति भी बने हैं, और लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी भी बने हैं। तो हर प्रकार से रूरल मार्केटिंग, कुल मिला के हमारा जो प्रोसेस है वो यही है कि रूरल मार्केट्स के अंदर हम जितना हो सके जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको डेवलप करने की सोचते हैं, उनको इंक्रीज करने की सोचते हैं, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, लोग सामान खरीदें। और यही चीज अब तक के दशक में हमने की। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव है कि आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा भाई साहब, कमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे जो दूसरी सब्जेक्ट्स की वीडियोस चल रही हैं उन्हें भी ज़रूर देखें। ठीक है जी, ओके, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।